हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अब हमारा नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू यूनिट कॉस्टिंग एंड एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो लास्ट क्लासेस में हमने लीन सिस्टम एंड इनोवेशन पढ़ा था, उससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बजट एंड बजटरी कंट्रोल हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर, ये भी मेरे ख्याल से 2 ही पार्ट में जाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कर लेंगे, आपका भी थोड़ा फोकस बना रहेगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं लेकिन देखने लोग बहुत ज्यादा आते हैं। आप लोग जो डिमांड करते हो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ वही वीडियोस। So it is your moral responsibility to at least like and share and subscribe. शेयर ना भी करो, फोकस कर लो पेपर के लिए, बट एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ऑल्सो आप लोगों के लिए यहाँ पर आरपी एकेडमी एप्लीकेशन है और टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। अभी हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग की। तो यूनिट कॉस्टिंग किसके बारे में बात कर रही है? आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में। मान लो आपके घर में घर बनना है, ठीक है। अब घर बनना है तो ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, है ना। अब जब ब्रिक्स बनती हैं तो ब्रिक्स यूजुअली कैसी होती हैं? ब्रिक्स यूजुअली सेम साइज की होती हैं, ठीक है। अब सेम साइज की अगर मान लो 10,000 ब्रिक्स बनी, कितनी ब्रिक्स बन रही हैं? 10,000 ब्रिक्स बन रही हैं। अब उन्हें बनाने में 1 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। अगर 1 लाख रुपए लगे और 10,000 ब्रिक्स बनी तो मैं बोल सकती हूँ कि एक ब्रिक बनाने में 100 रुपीज का कॉस्ट लगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने जब ब्रिक्स बनाई तो ब्रिक्स का शेप, साइज, उनका कलर सब कुछ सेम ही होगा, है ना। कुछ अलग तो होगा नहीं, सेम मेथड से बन रही हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट्स होमोजेनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं नेचर में, तो हम क्या बनाते हैं? यहाँ पर हम यूज करते हैं यूनिट कॉस्टिंग। तो कॉमनली हम इसको सीमेंट में, स्टील में, माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना गया? जैसे 1 लाख रुपए हमारे प्रोडक्शन में लग गए थे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितनी बनाई? जैसा मैंने एग्जांपल में बोला 10,000 बनाई। तो फीचर्स क्या है? यहाँ पर सिंगल या होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और यहाँ पर जब हम ये आइटम्स बना रहे हैं तो ये आइडेंटिकल आइटम्स हैं। इनमें आप देखोगे कि कोई भी वेरिएशन ऐसा नहीं होगा जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट। तो यहाँ पर ये अदरवाइज आपके लिए यूज नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको टेबल भी बनानी है और चेयर भी बनानी है, तो सिर्फ लकड़ी तो यूज हो रही है अगर हम वुडन टेबल और चेयर बना रहे हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस तो टोटली डिफरेंट है। तो क्या यूनिट कॉस्टिंग वहां यूज कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये सूटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट पर यूनिट फोकस। तो यहाँ पर क्या देखोगे कि टोटल कॉस्ट आपकी पर यूनिट क्या है, जिसमें कि डायरेक्ट कॉस्ट को भी लेकर चलते हो और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी थी? डायरेक्ट कॉस्ट में आता था मटेरियल आपका क्या यूज हुआ, लेबर आपकी कितनी लगी, और ओवरहेड कॉस्ट हो जाती थी। इनडायरेक्ट में जैसे लुब्रिकेंट्स मशीन के लिए हम यूज कर रहे थे, है ना। तो चलो आगे देखो, प्रोडक्शन वॉल्यूम इज यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर, कि आप यहाँ पर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो एक बार में। तो जब हमें यहाँ पर वॉल्यूम रेंज स्टेबल रखनी है, ठीक है, प्रोडक्शन में हमारे पता है हमें कि हमें 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 15,000 यूनिट्स बनानी है, तो ये बेस्ट चलता है। फिजिकल यूनिट्स यहाँ पर एक बेसिस की तरह काम करती हैं, जैसे कि लीटर्स में, किलोग्राम्स में, मीटर्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल यूज हुआ तो 1 लीटर पेट्रोल यूज हुआ, 10 लीटर पेट्रोल यूज हुआ, केजीस में हम इसको लेते हैं, तो कॉस्ट को हम ऐसे मेजर करते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, उसका वैल्यू क्या होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे यहाँ पर? तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि असर्टेनमेंट करनी है यूनिट कॉस्ट की। हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की, कवर करने हैं सभी मटेरियल्स को, लेबर को और ओवरहेड्स को, ठीक है। कि भाई रॉ मटेरियल आया तो कितने का आया, इसके अलावा लेबर कितने लगी, और यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट क्या था। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यू करेंगे हमारे अनसोल्ड स्टॉक को एट पीरियड एंड, जब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है या जो भी पीरियड में हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यूजिंग पर यूनिट कॉस्ट, कि भाई एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, उसके हिसाब से जो भी हमारे पास यूनिट बचा हुआ है। जैसे मान लो 50,000 यूनिट्स हमने बनाई थी, 20,000 बची हुई है। अब एक कॉस्ट कितने की थी हमारी? एक ब्रेक आपकी 100 रुपीज की थी फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि ठीक है
फिर सॉरी, एक यूनिट हमारी 10 रुपीज की थी, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में 2 लाख रुपए का माल बचा हुआ है, 20,000 यूनिट्स है, और दो हमारे पास में 100 रुपए का, सॉरी 10 रुपए का एक यूनिट बना है। कॉस्ट कंट्रोल, तो यहाँ पर हम कॉस्ट ट्रेंड्स देखेंगे ओवर टाइम, ताकि हमें डिटेक्ट हो जाए और करेक्ट कर पाए हम हमारी इनएफिशिएंसीज को। ऐसा तो नहीं है कि भाई लेबर बहुत ज्यादा खाली बैठ रही है, या मशीन्स जल्दी जल्दी खराब हो रही हैं, या रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो फिल्टर आउट करने में ही हमारी लेबर को टाइम लग जा रहा है। फिर प्राइसिंग डिसीजंस में हेल्प होती है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका कम होगा तो उससे हमारे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे ऊपर डिपेंडेंट कम होता है, क्योंकि वो मार्केट में क्या हमारी चीजें चल रही है, डिमांड और सेल, प्लस हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस रख रहे हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और बजटिंग की बात करें तो यहाँ पर हम एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट जो है उनको अपना देखेंगे कि एग्जैक्टली एक यूनिट बनाने में 10 रुपीज लगना चाहिए था, लेकिन जो लगा वो 12 रुपए लगा, तो ये जो 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, ये क्यों लग रही है। फिर आता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, तो भाई कि नए प्रोडक्ट्स हमें लॉन्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या हमें प्रोडक्शन आउटसोर्स करना चाहिए, पैकेजिंग किसी और से करा लें, मार्केटिंग कहीं और से करा लें, या सारा काम अपनी कंपनी में करें, आउटपुट लेवल्स हमारे कितने होने चाहिए वो भी हम ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। तो कॉस्ट कलेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट देखनी होगी। तो अब हमें मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो जितना मटेरियल हमें चाहिए। अब हमें बल्क में अगर प्रोडक्ट को देखो, कोई भी सामान अगर बल्क में लेने जाते हो होलसेल प्राइस लगता है, सस्ता पड़ता है, अगर रिटेल में लेने जाते हो कम सामान खरीदते हो तो कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम रिक्विजिशन नोटिस बनाते हैं, देखते हैं कि हम कितना आइटम खरीद सकते हैं जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर भी इंक्रीज हो जाए। फिर स्पेसिफिक पीरियड या वॉल्यूम के लिए हम इस प्राइस को अक्यूमुलेट करते हैं और पोस्ट करेंगे इसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। और कहां पर रिफ्लेक्ट होता है ये, हमारी कॉस्ट शीट में एलिमेंट वाइज। आगे दिखाऊंगी कॉस्ट शीट कैसे बनती है। लेबर कॉस्ट में क्या आएगा कि भाई डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है, तो जॉब टाइम कार्ड्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने घंटे हमें जॉब करवानी है, काम करवाना है हमारी लेबर से, फॉर एग्जांपल 7 आवर्स काम करवाना है, और यहाँ पर एक लेबर कितना चार्ज करती है, जॉब शीट्स हमें देखनी होती हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम पेरोल बुक्स देखते हैं कि भाई ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो लोग कितना यहाँ पर एक्सपेंसेस चार्ज कर रहे हैं। फिर आती है ओवरहेड्स, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो सकते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर्स लेते हैं कि भाई हमारे पास में कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। फिर देखते हैं कि जब हमारे पास इतने ऑर्डर्स आए हुए हैं तो कितना प्राइस हमें यहाँ पर, कितना और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा इसको बेचने में, इसको डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स में लेकर जाते हैं। तो टोटल ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा, पहले तो यहाँ पर इसको अपॉर्शन करेंगे हम बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट जो होती हैं उनको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अलोकेट कर देते हैं। फाइनली ओवरहेड्स जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं यूजिंग सुटेबल बेसिस, जैसे मशीन कितने घंटे काम कर रही है, लेबर आवर्स कितने हैं, कितने परसेंटेज ऑफ हमारे डायरेक्ट वेजेस इसमें जा रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस मटेरियल्स हमारे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है लॉसेस का। अब आपको ना मैं पहले लॉसेस समझा देती हूँ कि किस किस तरह के लॉसेस होते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अगर हमने करनी है, यहाँ पर मान लो नट्स एंड बोल्ट्स बनाने हैं। अब बोल्ट्स किसके बनते हैं, बोल्ट्स यहाँ पर आयरन के बनते हैं। अगर मुझे 10 किलो बोल्ट्स बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पर 10,000 यूनिट्स बोल्ट्स बनाने हैं, और हर एक बोल्ट यहाँ पर हमारी जो है वो मान लो यहाँ पर बेसिकली 10 केजी में हमारे पास बनकर आएगी, ठीक। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे जो आयरन ऑर्डर करना है वो कितना करना पड़ रहा है, 15 केजी। 10 केजी बोल्ट्स बनाने के लिए 15 केजी आयरन यूज करना पड़ता है हर बार, तो मतलब 5 किलो का यहाँ पर आयरन लॉस हो रहा है, और हर बार अगर इतना ही हो रहा है तो ये बन गया नॉर्मल लॉस। दूसरा आता है हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है कि भाई हर बार तो 15 केजी हमारे पास में यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए होता था, 10 केजी बन जाता था, 5 केजी यहाँ पर वेस्ट में चला जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ,
इस बार 17 केजीज का हमारा वेस्ट हो गया, 2 केजी एक्स्ट्रा लॉस चला गया। तो ये जो 2 केजी है ये क्या बन गया, एबनॉर्मल लॉस बन गया। एक आता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, 10 केजी का मुझे यहाँ पर बेसिकली रॉ मटेरियल चाहिए, फाइनल गुड्स बनाने थे, 15 केजी का एबनॉर्मल लॉस था, सॉरी नॉर्मल लॉस था, गलती से एबनॉर्मल बोल दिया, नॉर्मल लॉस था, लेकिन एक्चुअल जो लॉस हुआ इस बारी वो केवल 13 केजी हुआ, तो 2 केजीज का कम लॉस हुआ। तो ये जो 2 केजीज का कम लॉस हुआ जो नॉर्मली होता है, तो इसे मैं एक गेन की तरह मानूंगी और इसे बोलूंगी ये एक एबनॉर्मल गेन है। आगे समझ में। अब आते हैं नॉर्मल लॉसेस से, अगर हमारे पास में लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कुछ डिफेक्ट्स हो गए है ना, या फिर बनाते टाइम में हमें जब डिजाइनिंग करनी है तो कुछ यहाँ पर आयरन आपका जा रहा था, तो ये हमारे नॉर्मल लिमिट के अंडर होते हैं। तो कॉस्ट रेक्टिफिकेशन या जो लॉस होता है वो हम एंटायर आउटपुट पर लगाते हैं। जबकि अगर कोई नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स हमारी बहुत ज्यादा हो गई नॉर्मल लिमिट से, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक अलग से प्रोविजन बनाना पड़ता है और इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस प्रोविजन से। ठीक है, फिर आता है लॉस अगर एबनॉर्मल रीजन से हो रहा है, तो जब हम कॉस्ट यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की देखते हैं या लॉसेस की देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लॉस, एक्स्ट्रा लॉस जो हुआ है उसको हमने राइट ऑफ किया है, एक लॉस की तरह दिखाया, एक खर्चे की तरह दिखाया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग कैसे समझोगे, मान लो यहाँ पर आपको किसी ने ऑर्डर दिया है कि 50 कुकीज तो मुझे चाहिए रेक्टेंगल शेप में और 50 कुकीज मुझे चाहिए सर्कुलर शेप में। ठीक है, अब आपने एक बैच बनाना है किसका, रेक्टेंगल कुकीज का, और एक बैच बनाना है 50 कुकीज का सर्कुलर का। इसमें आपको लगे 500 रुपए और इसमें आपको लगे यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल 450 रुपए। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालोगे कॉस्ट, तो एक बैच का कॉस्ट निकालोगे कि भाई रेक्टेंगल वाला जो है इसमें तो मुझे एक कुकी बनाने में 1 कुकी जो बन रही है मेरी, उसमें कितनी रुपीस पर यूनिट पड़ी, 50, और यहाँ पर मेरे को कितना पड़ता है, यहाँ पर मेरे को पड़ता है एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 10 आएगा यहाँ पर, और ये मेरे को पड़ता है 9 रुपीस का, है ना। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग के एक स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा, जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्री डिफाइंड लॉट्स में या बैचेस में बनेंगे। कॉस्ट यूनिट यहाँ पर बैच होता है, ना कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जितनी भी बैच यूनिट्स है, जैसे 500 रुपए का एक बैच बना और एक बैच 450 का बना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितनी यूनिट्स बैच में है उनको एक साथ लेकर चलेंगे और फिर देखेंगे कि मिनिमम बैच हमारा कितना बनना चाहिए। तो बैच प्रोडक्शन हमारा कब होता है, जब कुछ टेक्निकल चीजें हमारी पास हैं, इकोनॉमिकल है या फिर दोनों हैं। तो फीचर्स क्या है, जब प्रोडक्शन हमारा गुड्स जो है वो फिक्स्ड साइज में बैचेस में बन रही हैं, यहाँ पर अलग अलग साइज नहीं है बैचेस का, जैसे 50 यूनिट्स बन रही है या 500 यूनिट्स बन रही है, और ये कॉन्टिन्यूसली नहीं बन रही, कभी सर्क्यूलर, कभी यहाँ पर विद टैडी बन गया है ना, अलग अलग डिजाइन बन रहे हैं। कॉस्ट एक्यूमुलेट यहाँ पर बैच के थ्रू होगी, कि जितनी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हम हर बैच में देखेंगे कि कितनी लग रही हैं, तो इन्हें बैच वाइज रिकॉर्ड करते हैं। यूनिट कॉस्ट निकाल लिया तो टोटल बैच कॉस्ट कितनी थी, 500 रुपए थी, टोटल यूनिट्स कितनी बनाई थी, 50 बनाई थी, तो यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट वेरिएशन जो है वो एवरेज आउट हो जाते हैं, कि भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हम एवरेज आउट कर देते हैं। बैच कॉस्ट की अगर शीट बनानी है, सब चीजों को रिकॉर्ड करना है, तो सभी कॉस्ट कंपोनेंट्स को लेकर चलोगे, इंडिविजुअल, यहाँ पर लेबर का आ गया, मटेरियल का आ गया, ओवरहेड आ गया, इनडायरेक्ट आ गया। इन्वेंट्री, कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड बैचेस दोनों आपके आ सकते हैं। मेथड्स आप फीफो यूज कर सकते हो या वेटेड एवरेज। लीफो तो अलाउड भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर भी, IFRS के थ्रू भी, और आपका इंडियन अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग भी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बैच कॉस्टिंग के, तो बैच कॉस्ट का असर्टेनमेंट, कि भाई कॉस्ट यहाँ पर एक स्पेसिफिक बैच की कितनी होगी जिसमें सभी एक्सपेंसेस लिए गए। वैल्यू देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास में कितना वैल्यू है, सभी बैचेस को यहाँ पर अलग अलग बैचेस स्टेजेस को मिक्स कर कर। कॉस्ट कंट्रोल हम देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास जो होती है इसमें वेरिएंस एनालिसिस क्या आ रही है। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इनसाइट्स देखते हैं, जहां पर हम क्या देखेंगे कि भाई क्या ट्रेंड्स चल रही है, कॉस्ट में इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है,
और प्राइसिंग डिसीजंस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पर एफिशिएंसी देखी जाती है हर एक डिपार्टमेंट की, भाई एक बैच रन में कितना यहाँ पर एफिशिएंटली हमने काम किया। डिसीजन मेकिंग की बैच का साइज क्या होना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स हम क्या लॉन्च कर सकते हैं, और क्या हमें यहाँ पर पैकेजिंग इन्वॉल्वमेंट में क्या करना चाहिए, अपने यहाँ पर ही करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कॉस्टिंग प्रोसीजर, बैच कॉस्टिंग में क्या रहेगा। तो हर एक बैच को एक यूनिक बैच नंबर दिया जाता है। मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो रिक्विजिशन रेज होती है फॉर द बैच। लेबर कॉस्ट में टाइम स्पेंट आपका कितना है और वेज रेट कितना है। फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट में हम देखेंगे कि भाई मेरे को यहाँ पर अगर मान लो मैंने क्या बनाए, कुकीज बनाए थे, राइट, तो यहाँ पर शुगर लगा, तो शुगर मान लो यहाँ पर कितना लग गया होगा। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 500 वो बनी थी, तो हो सकता है कि 2 किलो हमारा शुगर ही लग गया, राइट। यहाँ पर हो सकता है हमने मैदा से बनाई हो या फिर होल व्हीट से या किसी से भी बनाई है हमने, तो गेहूं से बनाई है, जैसी भी बनाई है, तो हो सकता है वो हमारे पास में 10 केजी लग गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना मटेरियल रिक्वायर्ड था। लेबर कॉस्ट में हम ये देखेंगे कि भाई लेबर जो है वो कितने घंटे काम कर रही है, तो फॉर एग्जाम्पल 7 घंटे काम किया, और 7 घंटे के हिसाब से यहाँ पर उनका जो रेट है पर आवर का, मान लो 100 रुपीज पर आवर का उनका रेट है बनाने का, तो फिर 700 रुपीज हो गए उनके। ओवरहेड्स में हम देखते हैं कि भाई कितने यहाँ पर मशीन आवर्स हमारे लगे, तो मशीन कितने घंटे काम करेगी, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस लगेंगे। लेबर आवर्स हमारे कितने थे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इस पर से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई ऑप्टिमम बैच साइज क्या होना चाहिए जिसमें कि मिनिमल टोटल कॉस्ट पता चले। बेसिकली मुझे एक बैच में कितने यहाँ पर यूनिट्स बनानी है ये मुझे पता चल जाएगा, ताकि मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहे। तो यहाँ पर सेटअप कॉस्ट को भी देखेंगे और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी देखेंगे कि भाई हो सकता है गोडाउन का यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा रेंट जा रहा है, माइट भी कोल्ड स्टोरेज यूज हो रहा है, पूरी जो हमने सेटअप की है उसमें क्या कॉस्ट लगेगी। तो जितना यहाँ पर बैच साइज अगर लार्ज है तो सेटअप कॉस्ट आपकी कम हो गई, क्यों, क्योंकि अलग अलग बैचेस में डिवाइड हो गई, और होल्डिंग कॉस्ट हाई हो गई क्योंकि अब ज्यादा स्पेस चाहिए। स्मॉल है बैच साइज तो हमारी सेटअप कॉस्ट हाई हो जाती है, और हमारी जो लो हो जाएगी हमारी कौन सी, होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि छोटा बैच है तो कम जगह में आ जाएगा। तो यहाँ पर EBQ पॉइंट एक ऐसा कर्व होता है जहां पर सेटअप कॉस्ट कर्व जो है और जो होल्डिंग कॉस्ट कर्व है वो हमारा इंटरसेक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आइडियल लॉट साइज हमारा क्या होना चाहिए और हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन को मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। अब आती है बात इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्टिमम बैच साइज जो है वो हमारा टोटल कॉस्ट जो कितनी है, सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को दोनों को लेकर चलेंगे। तो लार्ज बैच जैसे मैंने बताया सेटअप कॉस्ट लार्ज बैच में आपकी कम हो जाती है, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। फॉर्मूला कैसे लेकर चलोगे, 2 into D एनुअल डिमांड आपके पास कितनी है, फिर इसके बाद में सेटअप कॉस्ट आपकी पर बैच कितनी है, इसके बाद में कॉस्ट यहाँ पर आपकी होल्डिंग की पर यूनिट पर ईयर कितनी होगी। तो यूनिट कॉस्ट आप यहाँ पर लेकर चलोगे तो आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पता चल जाएगी। एक यहाँ पर एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। तो मान लो मंथली मेरे को 500 यूनिट्स चाहिए, तो फिर सबसे पहले एनुअली इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 महीने होते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 6000 यूनिट्स आ गया। सेटअप कॉस्ट मेरी 60 रुपए लगी थी, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 थी, और यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट जो थी वो मेरी 10% के इंटरेस्ट से लग रही थी, राइट। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी मेरी, 10% का कितना हो गया, 10% ऑफ यहाँ पर आपका ये आ गया 2 रुपए, ठीक। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मेरे पास कितनी होनी चाहिए। तो एक बैच में मुझे कम से कम 600 यूनिट्स बनानी चाहिए, तब कहीं जाकर मेरा प्रॉफिट बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉब कॉस्टिंग पर। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या है, ये आपका देखो आप लोग जैसे इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होगे तो वहां पर आप देखते होगे वो लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि आप हमसे कस्टमाइज्ड सामान ले सकते हो, कहते हैं वो लोग। तो जैसे वो बोलेंगे कि आपको की चेन आपकी जैसी चॉइस है वैसा मिल जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको कोई बॉक्स बनवाना है अलग अलग गिफ्ट्स का, हम ये सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, आप अपने हिसाब से अपने मन से बनवाओगे और इस पूरे प्रोडक्ट का हम आपको बता देंगे क्या यूनिट है। तो यहाँ पर हर प्रोडक्ट का अपना कॉस्ट लगेगा क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है जैसा कस्टमर की जरूरत है। एक और एग्जांपल ले लो अब थोड़ा बड़ा वाला,
मान लो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि शिप बनाती है, अब एक ऑर्डर आया इनके पास में कि हमें एक ऐसा शिप चाहिए जिसमें कि हमारे पास में सो एंड सो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो 400 तरह के उन्होंने इसको बता दिया कि भाई ये हमें इसमें इंफॉर्मेशन की ये चीजें चाहिए, कस्टमाइज्ड हो गया। तो अब इस शिप का प्राइस यहाँ पर अलग होगा, दूसरा प्रोडक्ट किसी और ने डिमांड किया, उसकी डिमांड्स अलग होंगी, उनके हिसाब से उनका कॉस्ट अलग होगा। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, हर यूनिट का अपना कुछ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो वर्क है वहां पर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जॉब्स होती हैं या बैचेस होते हैं, और हर एक जो है वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएगा। तो कॉस्ट हमने कलेक्ट करी और एक्यूमुलेट करी पर जॉब या फिर कॉन्ट्रैक्ट या वर्क ऑर्डर। तो हर एक यूनिट या फिर एक जॉब हो सकती है कि भाई यहाँ पर 5 हमें शिफ्ट्स चाहिए इस तरह के सेम होने चाहिए, तो एक सेपरेट कॉस्ट एंटिटी बना लेते हैं। तो इंडिविजुअल जॉब्स भी हो सकती हैं और बैच प्रोडक्शन भी हो सकता है, जैसे एक शिफ्ट बोल सकते हैं या फिर 5 शिफ्ट बोल सकते हैं, जहां पर आइटम्स जो है वो ग्रुप्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि प्रोडक्शन यहाँ पर स्पेसिफिक जॉब्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, हर एक जॉब यूनिक है, हर एक शिप अपने हिसाब से बन रहा है, हर एक गिफ्ट यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा रहा है, हर एक किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। अब ऐसा हो सकता है कि दो लोग हैं, दोनों की गर्लफ्रेंड्स का नाम सेम है, लेकिन दोनों की गर्लफ्रेंड की चॉइसेस भी सेम हो और आपकी भी चॉइसेस सेम हो, ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों लोगों की सेम गर्लफ्रेंड है ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट जो है वो आपकी ट्रैक होती है सेपरेटली फॉर ईच जॉब, हर एक यहाँ पर जॉब के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट हम अलग से देखेंगे। जॉब कॉस्ट शीट की बात करें तो मेंटेन करेंगे एक रिकॉर्ड हमारे सभी कॉस्ट एलिमेंट्स का हर एक जॉब के लिए, कि भाई यहाँ पर लेबर के लिए, मटेरियल, सबका एक एक उसका, एक शिप में कितना लेबर लगा, क्या क्या मटेरियल लगा, क्या ओवरहेड कॉस्ट लगी, एक साथ लेकर चलेंगे। यूनिट कॉस्ट जो है वो प्री डिटर्मिन नहीं है, पहले से नहीं पता कि क्या कॉस्ट लग जाएगी, तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हमारी तब लगती है जब जॉब कंप्लीशन हो चुका है। कॉस्ट की एक्यूरेसी जो है यूनिक प्रोडक्ट्स जॉब्स की वो कैसी होगी, तो जॉब कॉस्टिंग यहाँ पर इंश्योर करेगा कि भाई प्रिसाइज कॉस्ट ट्रैकिंग कर पाए, एकदम प्रिसाइजली कितना मटेरियल यूज हुआ, लेबर ने एग्जैक्टली कितने घंटे काम किया, कितने ओवरहेड कॉस्ट लगे, ताकि इंडिविजुअलाइज प्रोडक्शन हम कर पाए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जो मटेरियल यूज हो रहा है वो बहुत एडवांस लेवल का है, तो इसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी देखना पड़ेगा और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है जॉब कॉस्टिंग के, सबसे पहले तो एकदम एक्यूरेट वे में कॉस्ट असरटेनमेंट करनी है, डिटरमिन करना है कि भाई टोटल कॉस्ट एक स्पेसिफिक जॉब की क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। इम्प्रूव्ड कॉस्ट कंट्रोल देखा जाएगा, तो जॉब कॉस्ट यहाँ पर मॉनिटर होते हैं ताकि इनएफिशिएंसीज को हम आइडेंटिफाई करें और ऑप्टिमाइज करें हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता करना होगा कि भाई क्या क्या इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं और रिसोर्सेज को कैसे हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा जो है, जो हमने पहले यहाँ पर कोई शिप बनाया था, हो सकता है उसमें 70 to 80% जो चीजें गई हैं वो सेम गई हैं, बस 30% डिफरेंस है, तो ये हमें हेल्प कर लेगा ये समझने में कि कितने प्राइसेस हमारे लग सकते हैं न्यू जॉब्स में। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि भाई हर एक को जॉब में क्या कॉस्ट हमारा लग जा रहा है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम ये देखेंगे कि भाई एस्टिमेट तो मैंने इतने का बनाया था और एक्चुअल इतना लगा, ताकि हमें एफिशिएंसी पता चल पाए। डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है ये हमें पता चलता है, प्राइसिंग क्या रखनी है और रिसोर्स कैसे प्लान करने हैं। अगर शिप बना रहे हो बहुत पैसा लगेगा, इतने लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे, कैसे यूज करने हैं, वो सारी चीजें हमें पहले से प्लान करनी पड़ेंगी। अब आती है बात कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, तो कॉस्टिंग अगर हमारी एक्यूरेट वे में हो पाती है तो हम डेडलाइंस भी मीट कर पाएंगे, हमारे बजट्स को भी, और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो प्रिंसिपल्स क्या है जॉब कॉस्टिंग के, सबसे पहले तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जॉब हम देखेंगे कि भाई क्या यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है। कंट्रोल और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे हम कि भाई कितना यहाँ पर हमारी जो जॉब कॉस्ट है वो लग रही है और कैसे उसे कम कर सकते हैं, और जॉब वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। सूटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जब कस्टमाइजेशन हो रहा है, जैसा मैंने बताया, कोई दो जॉब्स एक जैसी नहीं है, दो प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो अलग अलग होगी, अलग अलग पीरियड्स में, कोई एक शिफ्ट में आधा काम हो गया, कोई अलग में दूसरा हो गया, वैसा तो है नहीं, मशीन में एक साथ सामान रखा गया है तो एक जितना ही काम हुआ होगा।
अब यहाँ पर ये कब कब एप्लीकेबल है, अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस है तो हर एक बुक यहाँ पर या हैंड आउट जो है वो जॉब हो जाता है। गैरेज या ऑटो रिपेयर का आपका काम है तो हर एक रिपेयर जो है यहाँ पर हर एक रिपेयर का ऑर्डर एक यूनिक जॉब है। अब किसी की बाइक में कुछ और दिक्कत आएगी, किसी के में ज्यादा दिक्कत होगी, किसी के में कम होगी, सेम आपकी कार्स के लिए हो गया। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स, तो किसी को यहाँ पर टेबल्स चाहिए है ना जिसमें मिरर भी बीच में लगा हुआ है, किसी को प्योर वुडन में चाहिए, किसी को प्लास्टिक टेबल्स चाहिए। अब टेबल्स के डिजाइन अलग अलग होते हैं तो हर एक फर्नीचर ऑर्डर एक जॉब होगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, अकाउंटिंग फर्म्स हो सकती है, हर कंपनी के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो हर एक क्लाइंट का एंगेजमेंट एक जॉब है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो यहाँ पर अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो हर एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी आपके लिए एक जॉब होगा। फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, तो नेम क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कंप्लीशन कब हो जाएगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है, जॉब का नंबर क्या है, डेट क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कॉस्ट क्या करनी है, कोट और प्राइसिंग करनी है, तो जॉब कॉस्ट को आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। फिर जॉब ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा, हर एक जॉब ऑर्डर के लिए जो भी ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर रखोगे ताकि कॉस्टिंग के लिए आप ट्रैक कर पाओगे कि कहाँ पर कितना कॉस्ट लगा है। प्रोडक्शन ऑर्डर को आपको प्रिपेयर करना है तो फैक्ट्री जो है जॉब एग्जीक्यूशन शुरू कर पाएगी। फिर कलेक्ट और रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट को, तो कैसे कर रहे हैं, किसी जॉब कॉस्ट शीट के थ्रू। तो मटेरियल्स, यहाँ पर मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप हमारी देखी जाएगी, क्या मटेरियल्स एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे। जॉब कार्ड हम देखेंगे वेजेस में कि भाई यहाँ पर कितने घंटे काम किया है, कितना काम किया है इन्होंने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भाई यहाँ पर वाउचर्स वगैरह हैं तो वो हम यूज कर रहे हैं। ओवरहेड्स हो सकते हैं, जब हमारे प्री डिटर्मिन्ड रेट्स हैं तो यहाँ पर ओवरहेड्स को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट जो कितना रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट लगा, कितने घंटे काम किया, क्या रेट था लेबर का, टोटल रेट क्या हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हुई है, तो आवर्स आपके कितने मशीन घंटे चली है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो कंप्लीशन रिपोर्ट आप देखेंगे। कंप्लीशन रिपोर्ट आपने यहाँ पर बनाई, फिर जॉब कॉस्ट शीट से यहाँ पर आपने देखा कि भाई हमने तो इतना कॉस्ट एस्टिमेट किया था, इतना एक्चुअल में लगा, तो कितने चेंजेस हुए हैं, कितना डिफरेंस है, वेरिएंसेस कितने हैं। जॉब कॉस्ट कार्ड या फिर जॉब कॉस्ट शीट क्या काम करती है, कितने मटेरियल्स यहाँ पर हमने यूज किया, लेबर ने कितने घंटे काम किया, लेबर को क्लासिफाई करा जाएगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे जाएंगे और ओवरहेड्स जो एलोकेट किए हैं। अब कुछ स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क होता है, गड़बड़ तो हो ही जाती है काम में, तो कुछ यूनिट्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं जो, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि रेक्टिफाई नहीं हो सकती हैं, उन्हीं को रिजेक्ट करेंगे। फिर डिफेक्टिव होती है कि भाई जो यूनिट्स हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही लेकिन रीवर्क कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिफेक्ट रेट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं ओवर टाइम कि भाई पूरे प्रोसेस में कितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कितना रेट लग सकता है, कितने का लॉस हो सकता है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हेल्प करता है ये इवैल्यूएट करने में और क्वालिटी कंट्रोल में। रीजन क्या है, माइट भी यहाँ पर पूरा वर्कमैनशिप देखने के लिए मिले, मटेरियल अच्छा ना हो, मशीन खराब हो जाए बीच में, कुछ भी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में गड़बड़ हो रखी हो, इनएडिक्वेट सुपरविजन हो, सही से लेबर को सुपरवाइज नहीं किया जा रहा, लोगों को सुपरवाइज नहीं किया जा रहा, या फिर क्वालिटी चेक्स अच्छे नहीं है। तो सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर डिफेक्टिव वर्क जो है उसका कुछ परसेंटेज अलाउ किया जाता है किसी पर्टिकुलर बैच में, तो यहाँ पर फिर इसको अवॉइड नहीं किया जाएगा। तो एक नॉर्मल रेट ऑफ डिफेक्टिव जो है वो हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया। अब एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो हैं वो इस नॉर्मल लिमिट के अंडर होंगे या फिर यहाँ पर इसके अराउंड होंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन है वो हम पूरी जॉब पर लगा देते हैं और पूरे आउटपुट पर, इसका जो बैच का आउटपुट है इस पर कॉस्ट जो है वो एलोकेट कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमने दो मान लो शिप्स बनाए, ठीक है, ओवरऑल जो डिफेक्ट्स, जो ओवरऑल लॉस हुआ वो यहाँ पर 50,000 रुपए का हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बैच पर ही इस 50,000 की कॉस्ट को शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स जो है वो काफी ज्यादा है नॉर्मल से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो रेक्टिफिकेशन है वहां पर इसको एक लॉस की तरह लिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अगर डिफेक्ट जो है वो बैड वर्कमैनशिप की वजह से, लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर एक एबनॉर्मल कॉस्ट आपकी लग जाएगी जो लेजिटिमेट आइटम नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ देखो, अब मेरी कंपनी ने कुछ खराब प्रोडक्ट्स बनाए क्योंकि यहाँ पर मेरे वर्कर्स ने अच्छा काम नहीं किया, तो मेरे कस्टमर तो महंगा नहीं लेगा,
लेकिन मुझे एज अ कंपनी यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो इसको हम एक लॉस की तरह दिखाएंगे, अनलेस की कोई अरेंजमेंट है जहां पर हम इसको पेनल्टी की तरह रिकवर कर सकते हैं वर्कमैन से। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब मैनेजमेंट जो है इन्होंने एक प्रपोर्शन जो है अपने डिफेक्टिव्स का वो यहाँ पर प्रोवाइड करा है फॉर बैड वर्कमैनशिप एज एन अनअवॉइडेबल फीचर। अगर डिफेक्ट यहाँ पर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की वजह से है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो मटेरियल था वो खराब ले लिया, तो ऐसे में क्या होगा, जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनके ऊपर हम इस कॉस्ट को क्या करें, चार्ज कर रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं जाएगा, एक एबनॉर्मल कॉस्ट है ये, तो हमारे लॉस में हम इसे लेकर जाएंगे। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, एक सिचुएशन लो। सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बननी है, ठीक है, क्या बननी है, बिल्डिंग बननी है। अब बिल्डिंग यहाँ पर कितने फ्लोर्स की बनेगी, कौन सा मटेरियल यूज होगा, कौन सी जगह पर बनेगी, ठीक है, किस तरह का यहाँ पर ये रहेगा, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया जाता है कि कब कब पेमेंट की जाएगी, कितनी पेमेंट की जाएगी, तो ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएगी, जो कि एक टाइप है जॉब कॉस्टिंग का, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद में एक कॉस्ट यूनिट है। तो इसे हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे हमें बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, अब आप बजट पढ़ते हो कि एक नेशनल हाईवे यहाँ पर अप्रूव हुआ है और इसके लिए 1600 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर हमने कॉस्ट इसकी डिसाइड की है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो काम यहाँ पर अंडरटेक कर रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं ये काम बना के बिल्डिंग बना कर दूंगा, रोड बना कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्टी जो है वो क्लाइंट हो गया जिसके लिए काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट करवा रही है तो गवर्नमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी हो गई। तो यहाँ पर आपके लिए सीमा का डेफिनेशन क्या है कि कोई फॉर्म है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की, जो कि हमारी कहाँ लग रही है, जब वर्क को अंडरटेक किया जा रहा है कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और हर एक ऑर्डर काफी लंबे समय का है, माइट भी 4 साल का, 5 साल का, इस तरह से है। तो फीचर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, वर्क यूजुअली आपका साइट पर होता है, वर्क यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके घर पर आप कर पा रहे हो, ठीक है, आउटसाइड आपको जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइट पर काम करना पड़ेगा। मेजर एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट है, जैसे मटेरियल कितनी लगेगी, लेबर आपकी क्या है, और जो बाकी कॉस्ट है यहाँ पर वो भी हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में लगा देते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी बहुत मिनिमल होती है, जैसे ऑफिस की या फिर जनरल एक्सपेंसेस। सेपरेट अकाउंट यहाँ पर हमें हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेंटेन करना होता है। फ्यू प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, तो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर ही काम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो यूजुअली 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है तो भी काफी है। कॉस्ट यूनिट यहाँ पर आपका हर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम एक सिंगल कॉस्ट यूनिट मानकर यहाँ पर इनको अमाउंट असाइन करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स यूजुअली होते हैं जो महीने भी ले जाएंगे और साल भी ले जा सकते हैं कंप्लीट होने में। प्रॉफिट असेसमेंट यहाँ पर पीरियोडिक होती है, मतलब अगर 3 साल का आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट आप 3 साल में हो सकता है, 3 साल बाद कंप्लीट हो, बिल्डिंग अभी पूरी नहीं बनी है, बिल्कुल यहाँ पर आपके मान लो 9 फ्लोर्स बनने थे, तो 3 साल के अंदर अंदर 3 फ्लोर बने। तो ऐसे में भी क्या देखोगे कि जो प्रॉफिट है वो हर यहाँ पर 1 साल में अपना दिखाओगे कि भाई 1 साल में 3 फ्लोर बनने में कितना प्रॉफिट आपको अलोकेट करना पड़ेगा। तो नॉशनल प्रॉफिट हम पीरियोडिकली यहाँ पर लेकर चलते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पर कैसे होता है, जैसे 9 फ्लोर्स बनने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि हमारे पास में अभी 3 फ्लोर्स बन गए हैं, ठीक है, 1/3 हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो 1/3 वर्क पर हम अपनी प्रॉफिट जो है वो असरटेन करे जाती है। प्रॉफिट रिकॉग्निशन की बात करें तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरिम रिपोर्टिंग के लिए और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है, ये समझने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको बताती है कि भाई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आपकी टोटल कितनी कॉस्ट लगी है। कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मॉनिटर कर पाते हैं कि भाई कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ साइकिल में कितनी लगी है और कितने डिविएशंस आए हैं। जैसे हो सकता है कि मटेरियल जो आप खरीदते थे वो महंगा या सस्ता हो जाए,
आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बताया था, 3 साल के लिए बनेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर 3 साल का है तो मटेरियल प्राइसेस तो डेफिनेटली ऊपर नीचे जाएंगे, लेबर के प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं हर साल बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसी वजह से हमें डिविएशंस भी देखने होते हैं। प्रोग्रेस बिलिंग और रिवेन्यू रिकॉग्निशन किया जाता है, तो क्लाइंट जो है उनको हम यहाँ पर बिलिंग करते जाते हैं जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जा रहा है, तो यहाँ पर परसेंटेज यूज करेंगे कि 100% में से हमारा 30% काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्लाइंट कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर क्लियर कॉस्ट अपडेट्स दी जाती हैं हमारे क्लाइंट को और वेरिएंसेस भी समझाए जाते हैं कि भाई इतना कॉस्ट यहाँ पर क्यों लग गया। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की बात करें तो प्रॉफिट या लॉस एनालिसिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन के टाइम पर अलाउ किया जाता है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आप देखोगे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी हमें देखनी होती है जिसमें हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा और बजट हमारा कितना था। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में इन्फॉर्म करेंगे हम कि भाई प्राइसिंग हमने क्यों रखी, कितनी रखी, क्या कॉस्ट अलोकेट हुई है और रिस्क क्या इन्वॉल्व है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट हमें हेल्प करता है कि भाई आगे फ्यूचर में कितनी कॉस्ट हमें लग सकती है और अगर कोई टेंडर वगैरह है तो उसके टाइम पर हम बिडिंग करनी है उसमें भी ये हेल्प कर देगी। तो जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है? जॉब कॉस्टिंग आपका स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी हो सकता है, स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आपका सिंगल या फ्यू प्रोडक्ट्स में लगता है, ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। यहाँ पर काम आपके खुद की कंपनी के अंदर हो जा रहा है, बुक्स प्रिंट करनी है कंपनी के अंदर ही मशीन है वहीं पर हो रहा है। यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है तो जहां पर साइट है वहां जाओगे, ऐसा तो है नहीं अपनी कंपनी में बिल्डिंग बनाई और ट्रांसफर कर दी उसके पहिए लगाकर। प्रॉफिट जो है ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट यहाँ भी ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्मॉल जॉब साइज होता है, यहाँ पर लार्ज और कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ आपको कम एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। पेमेंट यहाँ पर आपको इमीडिएटली मिल जाती है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ अकॉर्डिंगली मिलता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यहाँ पर कुछ पार्ट हम सब कॉन्ट्रैक्ट में भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमने करवा दिया, लेकिन प्लम्बिंग का जो काम है वो यहाँ पर प्लम्बर करेगा, तो यहाँ पर प्लम्बर को हम अलग से बोलेंगे कि भाई जाओ और जाकर प्लम्बिंग का काम कर दो। इलेक्ट्रीशियन सारी फिटिंग अलग से करेंगे, तो सब कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग जब हमारी कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तब सुटेबल है, ये कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग काम के लिए अच्छी है। यहाँ पर वर्क वैल्यू कम है और यहाँ हाई मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ आप इंडिविजुअली पर जॉब अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहे हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉब आपने देखोगे कि क्या कॉस्ट आपकी लग रही है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जो इसका एक हिस्सा है। यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हमें एक्चुअल कॉस्ट इनकर यहाँ पर रिइंबर्स करे और एक फिक्स्ड फी या फिर परसेंटेज भी पे करे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोला जितना आइटम और जितना सामान लगेगा, जितनी इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट लगेंगी वो तो आप मुझे दोगे ही दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे यहाँ पर मान लो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 2 करोड़ रुपए तो दोगे ही, जिसमें कि आपका सामान लगा है और सारी चीजें हुई हैं, प्लस मैं अपनी यहाँ पर 15% की प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलूंगा। तो ये एक फिक्स्ड फी हो गई और यहाँ पर हमारी इनपुट कॉस्ट हो गई, तो ये क्या बन गया, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर रीइंबर्समेंट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट का हो रहा है। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी कॉन्ट्रैक्टर के लिए खत्म हो जाती है कि भाई ये मेरा पूरा पैसा देगा या नहीं देगा। इजियर एडजस्टमेंट्स हो जाती है, मिड प्रोजेक्ट चेंजेस अगर कुछ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं आएगा। एफिशिएंसी इंसेंटिव्स यहाँ पर, तो अगर कॉस्ट सेविंग हमारी एनकरेज की जा रही है, अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर बेनिफिट करता है फ्रॉम कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अंडर बजट, कि अगर तुमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 करोड़ की बात हुई है, 2 करोड़ में कंप्लीट करके दे दिया, तो फिर मैं एक काम करूंगा 15% तो तुमको तुम्हारी फी दे ही रहा हूँ, साथ में 2% एक्स्ट्रा दे दूंगा। शेयर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड में हमारे पास में बोनसेस हो जाते हैं लिंक्ड परफॉर्मेंस के साथ में, ताकि कोलैबोरेशन और हाई स्टैंडर्ड अचीव किए जाए। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क यहाँ पर मिलता है, तो कॉस्ट कटिंग यहाँ पर हमारी कम होती है फोकस, और क्वालिटी और वर्कमैनशिप ज्यादा अच्छा फोकस रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट बहुत बार क्लाइंट के लिए ओवर रन कर जाती है। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, कभी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, कभी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, कभी ये एक्स्ट्रा आ रहा है, कभी वो एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट 3.5 करोड़ में कंप्लीट हुआ।
एफिशिएंसी ड्राइव यहाँ पर रिड्यूस हो गई। कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको ऐसे भी पैसा उनका वापस मिलना है, वो कोशिश ही नहीं करेंगे कि कम पैसे में काम चलाएं। तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, इनको जरूरत होगी एक्स्ट्रा। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, रियल लाइफ एग्जांपल है। तो अभी मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था लास्ट मंथ। व्हाट हैपेंड कि तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने एक साथ बहुत सारा सामान ऑर्डर करा। तो मेरे फादर ने पूछा कि इतना सामान तो लगना भी नहीं है, तो ऑर्डर कैसे कर दिया आपने? तो वो क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं लगेगा तो रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे फादर ने उनसे बोला ठीक है रिटर्न हो जाएगा, बात सही है, क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही? क्या जो बारिश आ रही है इस टाइम पर, रेनी सीजन चल रहा है, तो काफी सारे जो आइटम है, ठीक है, जैसे आपका रेत वगैरह होता है, क्या वो यहाँ पर बह नहीं जाएगा? तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों लगानी है? कोई रीजन है इसका? राइट, पैसे पेड़ पर तो उग नहीं रहे। तो अनसर्टेन यहाँ पर फाइनल कॉस्ट होती है। डिफिकल्ट होता है क्लाइंट के लिए बजट बनाना, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल टोटल एक्सपेंडिचर है। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखने के लिए मिलते हैं। तो कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत डिटेल्ड होती है, स्क्रूटनी रखनी पड़ती है, तो एडमिन वर्कलोड भी बढ़ जाता है। डिस्प्यूट्स के यहाँ पर रिस्क होते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हम अलाउएबल कॉस्ट में रखें या क्या ना रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा सामान ऑर्डर किया। जब उन्होंने एक्स्ट्रा सामान ऑर्डर किया तो फिर वो सामान वेस्ट हुआ, वापस जाना था। अब उसकी कॉस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर देगा या फिर मेरे फादर देंगे, बताओ, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्टिंग प्रोसीजर जो होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पर ओपन होता है। डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट है इसमें से डेबिट कर लिया जाएगा, जैसे मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, सुपरविजन, मशीनरी जो यूज हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास में जो एब्जॉर्ब बेस्ड ऑन परसेंटेजेस की भाई कितना मटेरियल यूज हुआ, यहाँ पर वेजेस यूज हुए, तो हेड ऑफिस, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट आपकी इसमें आ जाती है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स और प्लांट्स, तो अगर हमने इसको यहाँ साइड से रिमूव किया है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंट्री होगी तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे फुल प्राइस के साथ क्रेडिट होते हैं। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में हम वैल्यू देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस की। फॉर एग्जांपल, कितना काम होना था मेरे पास में, 9 फ्लोर्स बनने थे, 9 में से अभी कितने फ्लोर्स बने हैं, 3 फ्लोर्स बने हैं, राइट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 33.33% यहाँ पर काम जो था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको 33.33% जो वर्क मेरा कंप्लीट हुआ है, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको कुछ एक नंबर दे दूंगी और यहाँ पर अकॉर्डिंगली वैल्यू को क्रेडिट करूंगी। प्रॉफिट और लॉस हैंडलिंग की बात करें तो जो बैलेंस है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का वो आपका प्रॉफिट या लॉस में जाएगा। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो फुल प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो एक पोर्शन जो है प्रॉफिट्स का वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, रेस्ट यहाँ पर रिजर्व कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इन फ्यूचर वो अच्छा काम ना करें, काम करना बंद कर दे, भाग जाए, है ना, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आपके पास एक तो जो आपने सामान खरीदा और अगर आपने इशू करा इसे स्टोर से, तो यहाँ पर फुल्ली डेबिट हो जाता है टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और जो मटेरियल वापस कर दिया हमने, तो अगर एक्सेस मटेरियल को वापस करा है तो ये मटेरियल रिटर्न नोट में आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वापस इनको डाल दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा पैसे को। मटेरियल यहाँ पर एट साइट है तो अनयूज मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट साइट पर जो है ईयर एंड में उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं और कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले पीरियड के लिए। कॉस्ट ऑफ लेबर की बात करें तो डायरेक्ट चार्ज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स टू। हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं कि जितनी भी वेजेस है हमारे वर्कर्स की जो कि इंगेज्ड हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, उनको हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर लेंगे कि रिगार्डलेस कि क्या काम उन्होंने करा है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है, सुपरवाइजरी लेबर है, हम टोटल कॉस्ट बता देंगे। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लोकेशन है, यहाँ पर अलग अलग जगह काम चल रहा है इस टाइम पर, तो फिर पेरोल जो है वो यूजुअली सेक्शनलाइज किया जाता है। सेपरेट पेरोल हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखा जाएगा। एक जगह ये वाली बिल्डिंग बन रही है, एक जगह ये वाली, एक जगह ये वाली, हर एक के लिए यहाँ पर अलग अलग पूरा पेरोल डिसाइड किया जाएगा। प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स जो हमारे यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 काउंटिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन अप्रोच। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होता है विद द कॉस्ट ऑफ द प्लांट व्हेन इट इज फर्स्ट इंस्टॉल्ड। तो जैसे ही आपका यहाँ पर प्लांट इंस्टॉल हो गया तुरंत हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे।
ये कब हो रहा है? जब प्लांट की यहाँ पर अब जरूरत ही नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो प्लांट यहाँ पर रिवैल्यू किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर यहाँ पर कोई भी रिवैल्यूड प्राइस है। अगर प्लांट यहाँ पर सोल्ड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, तो जो सेल प्रोसीड्स हैं वो हम क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कि भाई यहाँ पर हमने उस मशीन को अब यूज करना नहीं है, बेच दिया, बेचने के बाद जो पैसा मिला वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो प्लांट का देखेंगे कि भाई इसकी वैल्यूएशन क्या है, कितना डेप्रिसिएशन लग गया, जो डेप्रिसिएशन लगा उतना पैसा काट लिया, वापस दे दिया बाकी बचा हुआ। डेप्रिसिएशन ओनली अप्रोच में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो डेबिट आपका तभी होगा विद डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड द प्लांट इज यूज्ड। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपकी केवल तभी यहाँ पर कि कितने टाइम के लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा। जैसे आपने 6 महीने के लिए यूज किया तो 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, 6 महीने का ही लगेगा। तो ये मेथड ज्यादा सूटेबल है अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का आपका प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेजर, लेजर में हम क्या करते हैं, सारी एंट्रीज को इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक यूनिक नंबर होगा, जैसे 401, 402। फिर यहाँ पर इसकी टर्म्स और कंडीशंस देखी जाएंगी और रिकॉर्ड कर देंगे। तो कॉस्ट कितनी लगी, कितना रेवेन्यू मिला, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हमें पता चल जाता है, प्लस स्टेटस ऑफ कंप्लीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है, डेट यहाँ पर क्या हुआ है जब ये स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी लग चुकी है, वैल्यू यहाँ पर वर्क की कितनी है, कॉस्ट कितना, अभी कैश कितना रिजर्व हो चुका है, रिसीव हो चुका है, प्रॉफिट और लॉस आपका कितना होगा। ठीक है, तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाकर चलते हैं। डेबिट साइड में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो आप लेकर चलते हो और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर चलोगे। क्रेडिट साइड में कि भाई यहाँ पर कौन सा मटेरियल वापस कर दिया, क्या आपने हो सकता है मटेरियल बेच दिया, कुछ मटेरियल यहाँ पर डैमेज या फिर स्टोलन हो गया तो एबनॉर्मल लॉस में इसको दिखा देंगे और ट्रांसफर कर सकते हैं अनदर कॉन्ट्रैक्ट में। प्लांट में रिटर्न कर दिया, स्टोर को सोल्ड कर सकते हैं, साइट पर यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर ये चोरी हो गया। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसको यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस से क्रेडिट करेंगे। अब आती है बात कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ पर पार्शियली कंप्लीटेड हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो WIP में आपके पास आएगा कि भाई कितना सर्टिफाइड वर्क है जो कंप्लीट हो चुका है, कितना अनसर्टिफाइड वर्क है और नॉशनल प्रॉफिट्स क्या है, सर्टिफाइड वैल्यू और अनसर्टिफाइड वैल्यू कॉस्ट के बीच में। ठीक है, तो बैलेंस शीट रिपोर्टिंग की जाती है सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस की इतनी कॉस्ट लग चुकी है और इतना प्रॉफिट का शेयर है, अनसर्टिफाइड की भाई इतनी कॉस्ट आपकी लगी होगी। तो वैल्यूज ऑफ वर्क सर्टिफाइड में हम क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट आएंगे, वो यहाँ पर जैसे आपके कौन हो सकते हैं, कोई सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये लोग क्या देखेंगे कि कितना परसेंटेज टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी यहाँ पर 1000 करोड़, वर्क यहाँ पर जो है वो अभी हो चुका है आपका 30%। तो हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का 30 करोड़ परसेंट निकाल लेंगे कि ठीक है अभी हमारा जो है क्या 30 करोड़ रुपए का काम हो चुका है या 300 करोड़ का काम हो चुका है। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड में हम और क्या कर सकते हैं कि कितना काम हमारा अभी अप टू डेट हो चुका है और इसमें अनसर्टिफाइड कितना काम है, मटेरियल आपके हाथ में कितना है और प्लांट एट साइट। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में कि भाई यहाँ पर हमने देख लिया कि इतना काम हो तो चुका है लेकिन इसे सर्टिफाई नहीं किया, तो इसे कॉस्ट में दिखा देंगे एक एस्टिमेटेड वैल्यू पर। अब कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कैसे कैसे हो सकती है, एक है कि जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे पेमेंट करते जाओ। तो वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क कितना है ना, इसमें से रिटेंशन मनी को हमने माइनस करा और पेमेंट जो पहले से कर रखी है। रिटेंशन मनी क्या होती है, मैंने ये पैसा इसलिए बचा कर रखा है कि जब तक मेरा पूरा 100% काम नहीं हो जाता, जैसे 90% काम हो जाएगा तो मैं पूरा पैसा नहीं दूंगी, मैं 100% काम होने के पास में एक इंस्पेक्शन करूंगी कि जो क्वालिटी चाहिए थी ये सारी चीजें, तब उसके बाद में पैसा वापस दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास में इस अमाउंट को माइनस किया जाएगा, कुछ पेमेंट्स हमने पहले से कर दी और जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, जैसे सेकेंड ईयर के लिए ले लो, तो यहाँ पर आपका 1000 करोड़ का काम था जिसमें से यहाँ पर आपका बोल रहे हैं 600 करोड़ का काम आपका हो चुका है और इसमें हमने 100 करोड़ का रुपए अपने बचा कर रखे हैं रिटेंशन मनी के तौर पर, या फिर 50 करोड़ ले लो, और पेमेंट जो है वो ऑलरेडी हम 300 करोड़ की कर चुके हैं। तो 250 करोड़ रुपए का जो अभी काम है वो हमारा क्या होगा,
यहाँ पर अभी 250 करोड़ रुपए हमें पे करने हैं। कैश रिसीव की भाई एक्चुअल मनी हमने फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर अभी तक कितनी यहाँ पर रिसीव कर ली है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की है। तो कैश रिसीव क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी। तो टोटल पैसा कितना आ गया, 250 का पहले आ गए और अभी हमने कितने दे दिए, 350 दे दिए। तो यहाँ पर आपके पास में टोटल 600 करोड़ रुपए आ गए। प्रॉफिट रिकॉग्निशन की बात करें तो नॉशनल प्रॉफिट की बात हो रही है, ये इंटरिम प्रॉफिट आपको दिखाएगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में। नॉशनल प्रॉफिट क्या है कि कितना काम आपका कंप्लीट हो चुका, कॉस्ट जो आपकी अभी तक काम हुआ है और कॉस्ट जो यहाँ पर सर्टिफाइड वर्क है, ठीक है। क्योंकि अनसर्टिफाइड वर्क कैसा है, जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसे हम एक एक्सपेंस की तरह दिखा रहे हैं, कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट क्या है यहाँ पर, जो काम आपका हो चुका, और यहाँ पर जो काम आपका हो चुका लेकिन उसकी सिर्फ कॉस्ट लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारा कब यूज होता है, जब हमारा काम ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है। प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर लेस देन 25% काम हुआ है तो कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा। 25 से 50% के बीच में हुआ है तो 1/3 नॉशनल प्रॉफिट का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे, जितना अमाउंट है वो ट्रांसफर करेंगे। 50 से 90% जो 2/3 और 90% या नियर कंप्लीशन है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्राइस है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय आपका कितना वर्क सर्टिफाइड है। ये वाले सारे फॉर्मूले ये याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल्स आपके क्या कर रहे हो, मटेरियल रिक्वेजिशन स्लिप से देखोगे, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कितना मटेरियल में इशू आया है, वेजेस यहाँ पर कैप्चर करोगे जॉब कार्ड या फिर लेबर एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप वाउचर्स के थ्रू देखोगे, ओवरहेड्स आपके प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट्स पर आपको पता चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब आता है एक एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर की इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई, मटेरियल बहुत महंगा हो गया, ठीक है, जो डिसाइड किया गया था। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में एक एस्केलेशन क्लॉज इसलिए डाल दिया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको लॉस ना हो। तो कॉन्ट्रैक्टरी से बोला जाता है कि अगर कॉस्ट यहाँ पर अचानक से बढ़ जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमें इस पैसे को भी रीइंबर्स करोगे। तो कॉन्ट्रैक्टर को ये प्रोटेक्ट कर रहा है एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट से। जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ था ना, सेमीकंडक्टर्स बहुत महंगे हो गए थे, तो लैपटॉप वगैरह सब महंगे हो गए थे। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसा बिल्डिंग्स के साथ में हो जाए तो फिर हमें बचना होगा। सर्विस कॉस्टिंग जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। इसके अलावा गाइस देयर इज एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही है हम आपके लिए अलग अलग कोर्सेज लेकर आते हैं। तो हमारी पीएफआरडीए की टेस्ट सीरीज, पीएफआरडीए के और सेबी के, पीएफआरडीए और सेबी प्लस आईएफएस, इस तरह के कुछ कॉम्बो कोर्सेज हैं जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आपको पीडीएफ कोर्सेज देते हैं, ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करते हैं, करेंट अफेयर्स मैगजीन देते हैं, जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के मॉक्स हम आपको देते हैं उसमें आपके आंसर्स को हम 1 to 1 इवेलुएट कर आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको ये फॉर्डर मटेरियल की तरह हेल्प करता है। एंड अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी हमने ऐसे टॉपिक्स दिए हैं क्वेश्चंस यूजुअली वहीं से आए हैं, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको ये कोर्सेज चाहिए तो आप क्या करोगे, आप हमारी आरपी एकेडमी ऐप पर जाओगे और वहां से इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।